Hi, hello, good evening, everyone. This is Aryan Tucker, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel. आप सबको आवाज आ रही है? Am I audible clearly, visible, audible? सब कुछ ठीक है? Good evening, everyone. Seventeen people are watching and only 6 likes. Kanjusi. Good night, good evening. Good night, Summer. सो जाओ. चलो क्लास स्टार्ट करेंगे आज का. Or should we wait for just another minute for some more people to join? 22 are here. Good evening, good evening. स्टार्ट कर दो सर. चलो स्टार्ट करते हैं. बट देन यार इतना कंजूसी मत करो ना. 28 लोग हैं, कम से कम एक लाइक तो दे दो. दैट इज माई ओनली रिवॉर्ड एंड फी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन आएगा. सर आई एम नॉट एबल टू सी सैम्पल पेपर 2 का डिस्कशन. मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको दिख जाएगा. ठीक है, चलो चले क्लास स्टार्ट करें. चलिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले मैक्रो का इस चैप्टर को जल्दी से करते हैं. 8 मार्क्स का वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. ठीक है. Now this chapter is also regarded as theory of income determination. Why do I say theory of income determination? Because this chapter in particular deals with what determines income. Income आखिरकार determine होता कैसे है. ठीक है. इनकम आखिरकार डिटरमाइन होता क्या है. सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड इज दैट इनकम इज द रिजल्ट. इनकम इज द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो उसका एंड रिजल्ट इज इनकम जनरेशन. नाउ इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि उसका डिमांड क्रिएट किया जाता है. And since we are studying macroeconomics, we have to understand the perspective of aggregate demand, because demand is from the micro's point of view. मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट डिमांड को समझना पड़ेगा. To tell you something more about aggregate demand is sum total of demand for all the goods and services by the entire economy. Entire economy is your keyword, जहां पे अपने 4 इकोनॉमिक एंटिटीज है जो लोग डिमांड को क्रिएट करते हैं. Number 1 are the households. Households are regarded as the owners of factors of production. They are the ones who provide factor services to the firm, and firms purchase their factor services in return giving them factor payment. जैसे लैंड को रेंट देगा, लेबर को वेजेस सैलरी देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देगा एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा. On the other hand, we have second entity which is firm. Firms are the production unit. They are supposed to carry out the production of goods and services in the economy. उसके बाद आता है government, who are supposed to act as a regulatory body. They are the one who exercises political influence and maintain a control over the household and firm and the other economic activities of the economy. And then we have the foreign sector, because no economy is self-sufficient in terms of the resources. Therefore, they have to depend upon certain amount of goods and services from the foreign sector, जिनके साथ हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिलेशनशिप बनाते हैं. तो उस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड का मॉडल 4 सेक्टर को लेके बना: हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर. जहां पे हाउसहोल्ड बेसिकली क्रिएट द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. फर्म्स आर सपोज टू ऐड टू द इन्वेंट्री. फर्म का काम होता है इकोनॉमी का स्टॉक ऑफ गुड्स को बढ़ाने का, इन्वेंट्रीज में ऐड करने का. बोल के फर्म जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन with an aim of generating inventory or adding to the stock of the economy. On the other hand, गवर्नमेंट जो है अपना दोनों ही प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है. गवर्नमेंट कभी कभी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है, सेल भी करता है.
इकोनॉमी को, एंड फॉरेन सेक्टर के साथ हमारा नेट एक्सपोर्ट्स का रिलेशन है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कुछ गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, उसका नेट डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। सो एग्रीगेट डिमांड का मॉडल हो जाएगा इन अ 4 सेक्टर मॉडल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो एग्रीगेट डिमांड का मॉडल यहां लिखा हुआ है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड का 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब इतना बड़ा मॉडल लेके पढ़ाई नहीं किया जा सकता इनकम डिटर्मिनेशन का बोल के जॉन मैनियार्ड कीन्स, J.M. कीन्स बीच में आया और उन्होंने अपना सिंप्लीफाइड कीनीजियन मॉडल दे दिया इनकम डिटर्मिनेशन का, 2 अजम्पशन लेते हुए। पहला अजम्पशन उन्होंने लिया क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल का, जहां पे फॉरेन सेक्टर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, सो X माइनस M उन्होंने उड़ा दिया। एट द सेम टाइम उन्होंने अजम्पशन लिया ऑफ अ लजे फेयर इकोनॉमी, which means an economy which has minimum government intervention or interference. So उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को भी उड़ा दिया, जिससे हमारा एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल या सिंप्लीफाइड कीनीजियन मॉडल निकलता है C प्लस I। क्या यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर एवरीवन? थोड़ा हाँ ना कुछ भी बोलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ अगर क्वेश्चन आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, आप उसमें मीनिंग दोगे एग्रीगेट डिमांड का, 4 कंपोनेंट बताओगे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, उनका कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है। एग्रीगेट डिमांड का मैथमेटिकल डिनोशन दोगे, दैट AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, एंड एट द सेम टाइम कीनीजियन मॉडल के बारे में भी एक आपका अगला लास्ट पैराग्राफ लिख के आओगे, दैट इन अ सिंप्लीफाइड कीनीजियन मॉडल वी आर अंडरटेकिंग द मॉडल ऑफ अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड अ 2 सेक्टर मॉडल which comprises C plus I on the part of aggregate demand। ठीक है, नाउ क्योंकि यहां पे हम लोग पूरा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, दैट पूरा इकोनॉमी एज अ होल कैसे इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, बट वहां तक पहुंचने के पहले हमें ये पूरा एग्रीगेट डिमांड का जो मॉडल है वो पता होना चाहिए, C प्लस I क्या है वो अच्छे से पता होना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद डिकोडिंग कंजम्पशन। नाउ सबसे पहले तो हम लोग कंज्यूम करते क्या है, ऑफ कोर्स गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते, लेकिन उसके बदले क्या चुकाते हैं, दाम, एंड वो दाम जाता कहां है, हमारे जेब से। सो टेक्निकली जो गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग स्पेंड कर रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर इनकम। सो कोई भी अगर आपसे पूछता है आप क्या कंज्यूम करते हो, अपार्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज यू कंज्यूम योर इनकम। सो रिमेंबर दैट इनकम इज पार्टली कंज्यूम्ड, income is partly consumed and partly saved। in other words consumption और saving दोनों ही dependent है, किसके ऊपर, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, बोल के हमारा पहला टॉपिक बनेगा कंजम्पशन फंक्शन को लेके। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज कंजम्पशन फंक्शन। मैंने इतने टाइम से आपको क्या सिखाया है, कोई भी फंक्शन मैथमेटिकली सपोज टू एक्सप्रेस अ फंक्शनल relationship between two variable where one is dependent and the other one is independent। तो जैसे कंजम्पशन डिपेंडेंट है अपॉन इनकम, तो कंजम्पशन फंक्शन हमें बताएगा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। नाउ दिस एंटायर चैप्टर इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्स एंटे, एवरीथिंग इज प्लान्ड, अज्यूम्ड, एंटिसिपेटेड, यहां पे एक्चुअल कुछ भी नहीं हो रहा है। देयरफॉर यूजिंग कीवर्ड्स लाइक डिजायर्ड, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। सो बोल के जब आप कंजम्पशन फंक्शन बोलोगे, सो कंजम्पशन फंक्शन विल बी अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड इनकम, कि कितना खर्चा करने का सोचा जा रहा है ना कि कितना खर्चा हो रहा है, एंड प्लान्ड इनकम दैट इज एंटिसिपेटेड इनकम, कितना आ सकता है इकोनॉमी के अंदर में एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड, सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं। नाउ कंजम्पशन फंक्शन को मेजर करने के लिए प्रोपेंसिटी बनाया जाता है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंटेंशन, आप कितना सोच रहे हो खर्चा करने का। सो प्रोपेंसिटी को भी मेजर करने के लिए 2 तरीका में तोड़ा गया है, एक हमें बताएगा प्रपोर्शन और एक हमें बताएगा चेंज। ठीक है, मैं इसको लिख देना चाहूंगा यहां पे, जब भी हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बनाएंगे, तो उस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग 2 हिस्सा में डिवाइड करेंगे, एक तो हम लोग उसको मेजर करें इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन और एक हम लोग मेजर करें इन टर्म्स ऑफ चेंज। सो जब भी प्रपोर्शन में मेजर करेंगे उसको एवरेज बोला जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड जब भी कोई चीज का चेंज निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ सपोजिटली अगर आपको मैंने बोला कि आपको मैं 100 रुपए देता हूं, आप उसमें से 80 रुपीज कंज्यूम कर जाते हो, ठीक है, 80 का आपका कंजम्पशन हो जाता है। कैन आई से दैट 80% ऑफ योर इनकम इज कंज्यूम्ड? यस सर, यू कैन से दैट 80% ऑफ इनकम इज कंज्यूम। तो मैं आपसे पूछता हूं प्रपोर्शन कितना गया आपका? 80% गया। तो 80% को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? 80/100, जहां पे ये 80 क्या है C और ये 100 क्या है Y, बोल के एपीसी आपका प्रपोर्शन होता है C/Y, ठीक है, बोल के प्रपोर्शन होता है C/Y। नाउ सिमिलरली अगर आपका इनकम बढ़ के हो गया 200 और मैं बोलता हूं आप 140 कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर आपका कंजम्पशन में कितना चेंज आया इनकम के चेंज होने से? कंजम्पशन में कितना चेंज आया इनकम के चेंज होने से? कंजम्पशन में कितना चेंज आया इनकम के चेंज होने से? क्या मैं बोलूं चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी इज 60 और इनकम इज डेल्टा वाई इज 100, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आपने 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम को कंज्यूम किया है? 60% ऑफ इनकम नहीं, 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम को कंज्यूम किया है, ठीक है। सो ये 60% जो है ये क्या है? 60% is basically 60/100, जहां पे 60 क्या है? 60 is your delta C and 100 is your delta Y, ठीक है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। सो वो हो जाएगा आपका MPC। तो आपको क्या समझ में आया? हम लोग APC कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज C/Y एंड MPC इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दैट MPC जो है वो कंजम्पशन का स्लोप है। इट is the slope of consumption. Why is it a slope of consumption? क्योंकि जब हम लोग कंजम्पशन का ग्राफ बनाएंगे, YOX, यहाँ X पे क्या दिखाते हैं हम लोग? इनकम दिखाते हैं, एंड Y पे हम लोग क्या दिखाते हैं? Y पे हम लोग दिखाते हैं डिजायर्ड कंजम्पशन, राइट। और मैथमेटिकली आप क्या जानते हो? स्लोप कैसे निकलता है? M कैसे निकलता है? चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, या जिसको आप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 बोल सकते हो। क्योंकि y एक्सिस में हम लोग कंजम्पशन दिखा रहे हैं, तो क्या मैं डेल्टा y की जगह डेल्टा c लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं। और क्या डेल्टा x एक्सिस में इनकम दिखा रहे हैं, तो डेल्टा x की जगह क्या मैं डेल्टा y लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो डेल्टा c बाय डेल्टा y हो गया आपका MPC। इसीलिए मैथ्स में जो MPC है वो कंजम्पशन का स्लोप है, ठीक है, वो कंजम्पशन का स्लोप है। इज दैट क्लियर? एंड इसीलिए जो मैथ्स का इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है उसको भी यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैथ्स में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट line in mathematics? Equation of a straight line is y is equal to mx plus c. कोई मेरे को बताएगा ये क्या है? This y is variable on y axis. This m is slope. This x is variable. This x is variable on x axis. And what is the c? The c is your constant, ठीक है, द सी इज योर कांस्टेंट, या इसको हम लोग इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं कि जहां पे भी इंटरसेप्ट करे जिस भी एक्सिस को उसको हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर मेरे को इस्तेमाल करना हो कंजम्पशन फंक्शन के तौर पे, तो मैं अगर आपको बना के दिखाऊं एक कंजम्पशन फंक्शन कैसा निकलेगा। आपको पता है कि कभी भी इनकम अगर जीरो भी हुआ, इनकम अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी हुआ तो भी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज देयर हैज टू बी अ बेयर मिनिमम कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक है, चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाटसोएवर द इनकम इज। तो उस इनकम को हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनॉमस का इंग्लिश मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। जब हम लोग बोलते हैं कि जेवियर्स यूनिवर्सिटी कैलकाटा इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट मींस कि वो अपना इंडिपेंडेंट बॉडी चलाता है, वो किसी के अंडर गवर्न नहीं होता है। इट इज नॉट गवर्न बाय एनी अदर बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब हुआ कि ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम हो नहीं हो इतना कंजम्पशन होगा ही होगा। सो अब ये आपका हो गया इंटरसेप्ट, राइट, ये आपका कंजम्पशन का हो गया इंटरसेप्ट। तो इसी को मैथ्स के टर्म में सी नहीं बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में। ये जो आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में देख रहे हो ये इंटरसेप्ट ही आपका सी हो गया।
एम क्या है? स्लोप। स्लोप हमने सीख लिया क्या होता है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन इज एमपीसी, राइट। स्लोप ऑफ कंजम्पशन इज एमपीसी। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या दिखा रहे हैं? इनकम। वाई एक्सिस में हम लोग क्या दिखा रहे हैं? डिजायर्ड कंजम्पशन। वाई एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं? डिजायर्ड कंजम्पशन। तो मेरे को अगर इसका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखना हो तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि वाई एक्सिस पे कंजम्पशन दिखा रहे हैं, सो सी इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू एम हो गया आपका स्लोप। स्लोप क्या है? एमपीसी। तो मैं लिख सकता हूं एमपीसी। अब बहुत सारे टीचर स्कूल में इसको छोटा सी से रिप्रेजेंट करते होंगे, इट इज द सेम थिंग। एमपीसी बोलो या छोटा सी बोलो, इट इज द सेम थिंग। मेरे लिए एमपीसी लिखना ज्यादा आसान है, या आपके लिए भी एमपीसी लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है बड़ा अल्फाबेट सी छोटा अल्फाबेट सी में। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल गो फॉर एमपीसी, क्योंकि एमपीसी खुद ही स्लोप है कंजम्पशन का। सो स्लोप की जगह आ गया एमपीसी इनटू इनटू एक्स एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं हम लोग? इनकम। सो ये कर दिया मैंने वाई, इनकम के लिए वाई डिनोट किया, प्लस ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो इसको मैंने लिख दिया ए। नाउ आपके स्कूल टीचर्स क्या किए होंगे? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये बी और कुछ नहीं है, ये बी एमपीसी ही है। इट इज द सेम थिंग एज एमपीसी, बट आपके लिए ये हमेशा आसान पड़ेगा, याद रखना। तो ये लो बन गया मेरा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन मैथमेटिकली। ठीक है, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन मैथमेटिकली। Is that clear? No, I do not teach computer science. I'm very sorry. I wish I could, but then, nahi, it's not my domain expertise. सर ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, मैथ्स कमजोर है मेरा। क्यों नहीं? डेफिनेटली आ सकता है, प्रूफ करने नहीं आएगा, बट सम्स आते हैं। इक्वेशन दे देता है वो लोग और बोलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन सेविंग निकालो, तो उसके लिए फिर हम लोगों को ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सबको आ गया? एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दिस क्लियर कि ये इक्वेशन कैसे निकला? तो अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चले, जल्दी से यस सर बोलिए। गॉट इट? लेट्स गो अहेड। नाउ डायग्राम का बारी कंजम्पशन फंक्शन का। सबसे पहले, क्योंकि कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन फंक्शन ऑफ इनकम, याद रखिएगा दैट कंजम्पशन डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर, इनकम इंडिपेंडेंट है। सो कंजम्पशन और इनकम को साथ में ही बना के दिखाना है। इनकम जो है हमारा, ये अज्यूम्ड है इकोनॉमी में। रियलिस्टिक सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, ये एंटिसिपेटेड है। मैं मान लेता हूं कि इनकम इकोनॉमी में कांस्टेंट प्रपोर्शन से बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि इकोनॉमी में कांस्टेंट प्रपोर्शन से ही बढ़े, इंक्रीजिंग प्रपोर्शन भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो कीनेशियन मॉडल कर रहे हैं, विच इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। उनके हिसाब से इनकम इज सपोज टू इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, जिसकी वजह से इनकम आपका 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, योर इनकम कर्व इज 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है? हाउ मच इज tan 45 डिग्री एंगल के टर्म्स में? उसका वैल्यू इज 1। और ये 1 क्या है? ये 1 बेसिकली स्लोप ऑफ इनकम है। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ इनकम। सो हमने ऐसा मान लिया है कि हमारा इकोनॉमी में इनकम कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, 100, 200, 300, 400, 500। इट इज अज्यूम, इट इज इंक्रीजिंग एट अ constant rate, and this thing is nothing but just it is anticipated, it is assumed. ठीक है, दिस इज एन assumption. एंड उसके बाद कंजम्पशन का अगर बात करें, कंजम्पशन का बात करें तो कंजम्पशन कर्व जो है वो भी आपका लीनियर ही है, बस क्योंकि वो ऑटोनॉमस लेवल से शुरू होता है बोल के यहां अबव ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। एंड देन वी नो दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। द मोर यू अर्न इज द मोर यू कंज्यूम, दैट इज व्हाई कंजम्पशन ऐसे बढ़ते जा रहा है। सी, ठीक है, कंजम्पशन ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इनको अगर हम लोग ज्वाइन कर दे, इफ वी कंबाइन दिस टुगेदर, तो वी विल गेट आवर कंजम्पशन कर्व। पे अटेंशन, हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो लेबलिंग करना मत भूलिएगा, YOX, यहां आ जाएगा आपका इनकम। गलती से इसको आउटपुट मत लिख के आ जाइएगा। इनकम आउटपुट लिखना है तो ठीक है, खाली आउटपुट लिख के आ जाएंगे तो आपका आधा नंबर गोल हो जाएगा। ठीक है, एंड यहां आ जाएगा डिजायर्ड कंजम्पशन, डिजायर्ड कंजम्पशन। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे tan 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन।
45 डिग्री मार्क करना मत भूलिएगा, इनकम लिखिएगा विच इज इक्वल टू 1, उसका स्लोप है वो बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आप कंजम्पशन कर्व बनाएगा, कंजम्पशन कर्व भी लीनियर होगा इस टाइप से, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अब अगर ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को y0 को हम लोग ब्रेक इवन लेवल बोलते हैं, इसका नाम मैं कैपिटल ए रख देता हूं, ठीक है। दिस इज रिगार्डेड एज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि यहाँ पे जितना इनकम आ रहा है उतना कंज्यूम हो जा रहा है, दैट मींस यहाँ पे सेविंग जो है वो आपका जीरो हो जा रहा है, इसीलिए, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। नाउ यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके जो यहां तक का जोन है, यहां से लेके यहां तक का जोन है, आप क्या देख पा रहे हो, कंजम्पशन इज ग्रेटर दैन इनकम, what you are earning you are spending more than that, the entire economy is spending more than that, मतलब वो लोग क्या कर रहा है, जो पैसा है पुराना जो बचत किया है उसको भी विड्रॉ कर ले रहा है, so that is regarded as, this zone is regarded as your dis savings of the economy, या जिसको आप withdrawals भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज रिगार्डेड एज विड्रॉल्स और द डिस सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी, यू आर विड्रॉइंग योर पास्ट सेविंग टू मीट योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ब्रेक इवन लेवल पे y इज इक्वल टू सी, तो वहां पे सेविंग्स हो जाएगा जीरो, एंड इसके बाद वाला जो जोन है, यानी ये वाला जो जोन है, यहां आप क्या देख पा रहे हैं, यहां आप देख पा रहे हैं कि इनकम ऊपर है, कंजम्पशन नीचे है, सो कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, सो यू आर स्पेंडिंग लेस देन व्हाट यू आर अर्निंग, इन अदर वर्ड्स ये जो हमारा जोन हो गया, ये जो हमारा जोन हो गया, ये आपका सेविंग्स का जोन हो गया, इज दैट क्लियर, ये हमारा सेविंग्स का जोन हो गया, क्या आपको समझ में आ गया यहां तक, इज दैट क्लियर। अब मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं इस डायग्राम का इलस्ट्रेशन को एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल के फॉर्मेट में लिखूं एंड एपीसी और एमपीसी के टर्म्स में बात करूं, तो आपको क्या समझ आएगा, इनकम मान लीजिए आप कमा रहे हैं 100, आप खर्चा कर रहे हैं 150, आप कमा रहे हैं 200, आप खर्चा कर रहे हैं 200, एंड देन आप कमा रहे 300 और आप खर्चा कर रहे 250, क्या आपको समझ में आ रहा है इससे, व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग बाय दिस। यहां पे कंजम्पशन इज ग्रेटर, यहां इक्वल, एंड यहां इनकम इज ग्रेटर, कुछ ऐसा ही हो गया। तो अगर मैं एपीसी निकालूं और मैं एमपीसी निकालूं तो क्या निकल के आएगा, सबसे पहले तो एपीसी क्या आ जाएगा 1.5, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1, 200 by 200 इज 1, क्योंकि एपीसी क्या होता है सी बाय वाई, और एमपीसी क्या होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एंड 250 by 300 क्या हो जाएगा 25 by 30 विच इज 5 by 6, 5 by 6 हो जाएगा आपका 0.83, 0.83। अब एक चीज ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझो, आप देख पा रहे हैं कि जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, इन दैट केस एपीसी इज ग्रेटर देन 1, important to be noted, when consumption is barabar to income, in that case APC is equal to 1, savings जब नहीं हो रहा है APC is equal to 1, ठीक है, and when consumption is less than income, in that case APC is less than 1, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है APC दैट इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम्ड घटता है, क्यों घटता है, व्हाई इज इट गोइंग डाउन, बिकॉज people are devoting their income towards कहां, savings, people are devoting their income towards savings, that is why proportion घटते जा रहा है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम इज डिवोटेड टू सेविंग्स एज वेल, इज दैट क्लियर, क्या यहां तक सबको समझ आया, जल्दी से हाँ लिखिए, हाँ जल्दी से हाँ लिखिए, लवली लवली लवली, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, रिवीजन अच्छे से मिल रहा है। चलिए एमपीसी का बारी, एमपीसी कैसे निकलता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे सबसे पहले तो एमपीसी पहला पे कुछ भी नहीं आएगा, चेंज हमेशा अगला से शुरू होगा, तो यहाँ पे कंजम्पशन का चेंज कितना है 50 का, इनकम का चेंज कितना है 50 का, 100 का, तो ये हो गया 0.5, उसके बाद कितना का चेंज है कंजम्पशन 50 का, इनकम कितना का चेंज है 100 का, ये हो गया आपका 0.5,
हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इनकम इंक्रीज होगा, कंजम्पशन हमेशा लेसर प्रपोर्शन से ही इंक्रीज होगा, क्योंकि सम पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम इज ऑलवेज डिवोटेड टू सेविंग। बोल के एमपीसी जो है वो कभी भी 1 के बराबर या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। एपीसी ज्यादा हो सकता है 1 से, लेकिन एमपीसी चेंज इन इनकम या चेंज इन कंजम्पशन जो है वो कभी भी चेंज इन इनकम के बराबर नहीं होगा, वो हमेशा 1 से लेस आएगा। मतलब अगर इनकम बढ़ेगा तो कुछ पैसा सेव करेंगे, और ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ेगा तो सब कुछ कंज्यूम कर जाएंगे बोल के वो 0 से भी ज्यादा रहेगा। मतलब 100 रुपए कमा रहे हैं, 50 रुपए उड़ा रहे हैं, 200 रुपए कमाएंगे तो ऐसा नहीं कि 150 रुपए उड़ा देंगे कि अगला का पूरा 100 रुपए उड़ा देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 200 रुपए कमा रहे तो भी 50 ही उड़ाएंगे। मतलब इंक्रीज इनकम को थोड़ा सा कंज्यूम भी करेंगे, बट पूरी कंज्यूम भी नहीं करेंगे। दैट इज वाई एमपीसी रिसाइड्स बिटवीन 0 and 1। एम आई क्लियर विद दिस? क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? और अब अगर प्रॉपर्टीज का बात करें तो यही आपका प्रॉपर्टी बन जाएगा। पहला प्रॉपर्टी इज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिजायर्ड कंजम्पशन एंड इनकम। हायर इज द इनकम, हायर इज द कंजम्पशन। Second property is that proportion of income consumed, that is APC, decreases as the income increases. And third, the slope of consumption मतलब MPC जो है, that is the slope of consumption, वो हमेशा income के slope यानी 1 से हमेशा कम रहेगा, because some part of increased income is also devoted to saving. That is why MPC lies between 0 to 1. Neither is completely 1 nor is completely 0. आई होप आई एम क्लियर। इतना तक समझ में आ गया? चले आगे बढ़े। लेट्स मूव डाउन टू सेविंग फंक्शन। ठीक है, नाउ सेविंग फंक्शन क्या होगा? सेविंग फंक्शन हमें मैथमेटिकली किसके बीच का रिलेशनशिप बताएगा? वापस से इनकम एंड सेविंग्स के बीच का। ठीक है, सो इट इज सपोज टू एक्सप्रेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड सेविंग्स एंड इनकम. So S is dependent upon the function of income because income is partly consumed and partly saved. Income is partly consumed and partly saved. So S is related with Y only. But however, since we know that Y is equal to C plus S, therefore अगर saving निकालना हो तो saving will be Y minus C. In other words, saving function is derived from कंजम्पशन फंक्शन, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन को हटाने के बाद ही जो लेफ्ट ओवर बच रहा है वही हमारा सेविंग फंक्शन है। ठीक है, सेविंग फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। बोल के इसी ग्राफ से, ये जो हमने अभी बनाया, इसी डायग्राम से हमारा सेविंग फंक्शन भी निकल जाएगा। अगर हमें डिस सेविंग्स आ रहा है तो डिस सेविंग्स आने का मतलब क्या हुआ? अगर हमें डिस सेविंग्स आ रहा है तो डिस सेविंग्स आने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव सेविंग आएगा। डिस सेविंग्स आने का मतलब क्या हुआ? हमें नेगेटिव सेविंग आएगा। तो मैं यहां से कर्व को कर दूंगा थोड़ा सा और एक्सटेंड। कर्व को थोड़ा सा और एक्सटेंड एंड देन मैं सेविंग कर्व बनाऊंगा। यहां आ जाएगा आपका डिजायर्ड सेविंग्स। और कैसे बनेगा ये डिजायर्ड सेविंग? ये आपका डिनोट कर रहा है ये जोन that over here S is negative, right? Because what you are spending is much more than what you are earning. However, इसके बीच का डिस्टेंस धीरे कम हो रहा है, तो मतलब सेविंग आएगा जरूर। ब्रेक इवन लेवल पे सेविंग 0 है, मतलब सेविंग यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एंड देन उसके बाद अपने पॉजिटिव जोन में चला जाएगा, क्योंकि सेविंग पॉजिटिव हो जा रहा है। बोल के सेविंग कैसा दिखाई देगा? सेविंग विल लुक समथिंग लाइक दिस। वन सेकेंड, सेविंग विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, that up till here saving is negative, over here saving becomes equal to 0 and then saving is positive. क्या ये बात समझ में आया आपको? So in other words saving और income के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन है। The more we earn is the more we save. ठीक है, the more we earn is the more we save because increased income is devoted to savings. तो इसी से अगर मेरे को ये न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट करना हो, या चलो मैं अगले वाले में ही लिखता हूं। हमने क्या न्यूमेरिकल बनाया? अच्छा, बिफोर दैट
बिफोर दैट यहां पे भी आएगा आपका प्रोपेंसिटी, यानी सेविंग को अगर मेजर करना हो तो प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा। इसमें भी क्या आएगा, दो तरीका से प्रोपेंसिटी निकाला जाएगा, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ चेंज। सेम तरीका से जैसे एपीसी इज सी बाय वाई, वैसे ही एपीएस हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा एस बाय वाई। एंड जैसे एमपीसी आया डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, वैसे ही एमपीएस भी आ जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। एंड एमपीएस भी क्या है, एमपीएस भी है आपका स्लोप ऑफ सेविंग। ठीक है, ये है आपका स्लोप ऑफ सेविंग। इज दैट क्लियर? ये भी है आपका स्लोप ऑफ सेविंग। तो उसी न्यूमेरिकल को उठाते हुए अगर हम लोग सॉल्व करें, मान लीजिए इनकम मैंने लिया था 100, 200, 300, उसके बाद मैंने कंजम्पशन लिया था 150, 200 एंड 250। तो मैं आपसे पूछता हूं सेविंग कितना हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा -50, 0 एंड +50। एपीसी कितना आया था और एमपीसी कितना आया था? एपीएस कितना आएगा और एमपीएस कितना आएगा? एपीसी आया था आपका 1.5, 1 एंड 0.83 और एमपीसी आया था नील, 0.5 एंड 0.5। एपीएस कितना आ जाएगा? -50 by 100 इज -0.5, 0 by 200 is 0 and 50 by 300 is 0.17। एमपीएस भी पहला आ जाएगा नील। अब यहां पे चेंज को अगर देखें, 0 माइनस 50 दैट बिकम्स +50 बाय 100, चेंज है 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.5। 50 minus 0 is 50, 300 minus 200 is 100, so 50 by 100 is 0.5। अब अगर ध्यान से देखें, जब इनकम इंक्रीज कर रहा है तो एपीसी का प्रपोर्शन डिक्रीज कर रहा है, बट एपीएस को देखो क्या हो रहा है, 0 is greater than -0.5 and 0.17 is greater than 0। इन अदर वर्ड्स एपीएस इंक्रीज करता है, उल्टा चलता है। इज दैट क्लियर? उल्टा चलता है। Proportion of income consumed decreases, but proportion of income saved increases as you earn more, because you have the tendency to devote towards saving। ठीक है। However, क्योंकि कभी भी increased income को पूरी भी सेव नहीं किया जाता है, पूरी भी कंज्यूम नहीं किया जाता है, तो बोल के सिमिलैरिटी ये है कि जैसे एमपीसी 1 से हमेशा कम रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा, सिमिलरली एमपीएस जो है वो भी 1 से कम रहेगा लेकिन 0 से हमेशा ज्यादा रहेगा। दैट इज अ सिमिलैरिटी, बिकॉज इंक्रीज्ड इनकम विल नेवर बी फुल्ली सेव्ड, इट विल बी पार्टली सेव्ड, पार्टली कंज्यूम एंड पार्टली सेव्ड। इज दैट क्लियर? सबको याद आ गया? आई होप आपने मेरा डिटेल्ड वीडियो देखा है, वहां पे बहुत टाइम लेके अच्छे से समझाया है। ये तो हम लोग जल्दी एकदम जेट एक्सप्रेस स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर एबल टू कोप विथ मी। आ गया? तो इससे सेविंग्स का प्रॉपर्टी क्या निकलता है? देयर इज ऑल्सो अगेन अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिजायर्ड सेविंग एंड इनकम। द मोर यू अर्न इज द मोर यू सेव। हाउएवर, द proportion of income saved, that is APS, it increases as your income increases because you consume by lesser proportion, and the slope of saving lies between 1 and 0 because income is never fully saved, it is partly saved and partly consumed। ये हो गया आपका 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, और एट द सेम टाइम ध्यान दीजिएगा कि जब जब एपीसी ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1.5 है, तो एपीएस विल बी लेस देन 0। इंपॉर्टेंट, कोरिलेट करना आना चाहिए। अगर एपीसी इक्वल टू 1 है तो एपीएस विल बी इक्वल टू 0। देख लो अच्छे से, साथ साथ में देखते जाओ, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एंड तीसरा हो जाएगा, अगर एपीसी लेस देन 1 है तो एपीएस ग्रेटर देन 0 होगा। ये हो गया आपका 3 कोरिलेशन। सो क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि एपीएस का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो एपीसी का क्या होगा? एपीसी के लिए आपको बोलना पड़ेगा इट इज लेस देन 1।
Am I clear? It is less than 1. So you should be able to correlate. Is that clear, everybody? Is that clear, everybody? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस. अगर हम लोग एपीसी और एपीएस को जोड़े, अगर हम लोग एपीसी और एपीएस को जोड़े और एमपीसी और एमपीएस को जोड़े तो क्या आएगा? ऐड करो. 1.5 प्लस माइनस 0.5 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0.83 प्लस 0.17 इज 1. इन अदर वर्ड्स अगर एपीसी प्लस एपीएस किया जाए तो यूनिटी आएगा, इक्वल टू 1, इनकम आएगा. सिमिलरली एमपीसी और एमपीएस को भी जोड़े, 0.5 0.5 1, 0.5 0.5 1. यानी अगर एमपीसी प्लस एमपीएस भी करे तो भी इक्वल टू 1 आएगा. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, दोनों का कॉमन रीजन है, बिकॉज इनकम इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अगर डेसिमल के फॉर्मेट में एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस का प्रपोर्शंस को ऐड किया जाए तो यूनिटी यानी इनकम का स्लोप ही आना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं देयर इज व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वी हैव named it as Siamese twin relationship. Siamese का मतलब क्या होता है? Siamese आपके co-joint twin होते हैं, ठीक है? It is a co-joint twin. जो एक नली के बच्चे होते हैं उनको Siamese twin बोला जाता है, क्योंकि इनकम में चेंज आने से अगर कंजम्पशन में चेंज आएगा तो सेविंग में भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, सेविंग में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा. मतलब अगर आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेविंग कम हो जाएगा, अगर आप सेविंग बढ़ाओगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा. That is why there is a Siamese twin relationship between income and consumption. Y is equal to C plus S. इसको प्रूव करना पड़ेगा. तो प्रूव कैसे करेगा? We know that since we know that Y is equal to C plus S, अगर इसको फैक्टराइज कर दे, फैक्टराइज करने का मतलब डिवाइडिंग, फैक्टराइज करने का मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ Y. अगर Y से डिवाइड कर दे तो क्या बचता है? Y by Y is equal to C by Y plus S by Y. जहां y y हो गया कैंसल्ड, 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, जो कि आपका निकल के आता है. सिमिलरली नो, यू कैन जस्ट कैरी ऑन विद दिस लाइव एज वेल बेटा. आई थिंक हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में जाके डिटेल वाला देख लेना, ठीक है? सिमिलरली फॉर एमपीसी एमपीएस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू सी प्लस एस. इफ y चेंजेस कॉमा c विल आल्सो चेंज, सो विल योर s. फिर फैक्टराइज करते dividing both sides with delta y. अगर इसको डिवाइड कर दे तो क्या आता है? आ जाएगा आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y. डेल्टा y इज कैंसल्ड, 1 इज इक्वल टू डेल्टा c बाय डेल्टा y हो गया एमपीसी, डेल्टा s बाय डेल्टा y हो गया एमपीएस. सो दे ऑल शुड एड अप टू यूनिटी. ये प्रूव करने का ही आपको 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. घर में बैठे बैठे आपको आराम से नंबर मिल जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक आर यू ऑल ऑन द सेम पेज विथ मी? हैव यू ऑल अंडरस्टूड अप टिल हियर जो मैं बता रहा हूं? चले आगे बढ़े. पक्का? चलो. सो हमने एग्रीगेट डिमांड का 2 कंपोनेंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई जो होना है, उसमें सी कर लिया कवर अप. सी किसके साथ एसोसिएटेड था? इनकम के साथ. तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों कर लिया कवर अप. अब बचा हमारा इन्वेस्टमेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग समझिए. इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है निवेश करना. आप बाजार में क्यों निवेश करते हो? रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से. So investment is done on the part of firms with the motive of earning returns out of it. And firm invest actually कर क्यों रहा है? ताकि वो अपना प्रोडक्शन लेवल को एक्सपैंड कर सके, इंक्रीज कर सके, ताकि ज्यादा इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करके बेच के ज्यादा रिटर्न आ सके. सो इन्वेस्टमेंट बेसिकली और कुछ नहीं है. इन्वेस्टमेंट जो हमारे इकोनॉमी का एग्रीगेट आउटपुट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट आउटपुट? Aggregate output is total amount of goods and services that is being produced in the economy. अब इस aggregate output में 2 टाइप का आउटपुट होगा ना. एक तो होगा कंज्यूमर गुड,
एक होगा कंज्यूमर गुड। क्या कंज्यूमर गुड्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट गुड्स बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दे आर मेंट फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन। दो चीज नहीं होता है, ना ही फर्दर प्रोडक्शन में यूज होता है, ना ही फर्दर रीसेल होता है, बोल के वो इन्वेस्टमेंट गुड्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड दूसरा काइंड ऑफ गुड होता है आपका कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। उसको इस्तेमाल किया जाएगा इनटू द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या अगर मैंने मशीन में, प्लांट में, लेआउट में पैसा लगाया तो वो मेरे को रिटर्न्स लाके देगा? जी हाँ, रिटर्न्स लाके देगा। सो दैट इज व्हाई कैपिटल गुड्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट गुड्स बोलते हैं, विच विल हेल्प इन एडिंग टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हो गया? इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया प्रोडक्शन लेवल। ये हमारा प्रोडक्शन के आउटपुट लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो इन्वेस्टमेंट को आप समझाओगे एज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। पार्ट मतलब ये एग्रीगेट आउटपुट का सिर्फ एक हिस्सा है। कैपिटल गुड्स वाला जो हिस्सा है वही आपका इन्वेस्टमेंट है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट विच इज टेकिंग द फॉर्म यानी रूप ऑफ कैपिटल गुड, जिसका पर्पस, एंड पर्पस क्या है? टू एड टू इन्वेंट्री, प्रोडक्शन लेवल को एक्सपैंड करना, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, क्या आपको समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ेंगे। जस्ट वन सेकेंड। चलिए आगे बढ़े। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नाउ कितने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हम लोगों को कवर अप करना है? एक तो हो गया आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक हो गया हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर अंडरटेकिंग विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो लोग अपना रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर, फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, पावर है, इरिगेशन है, ये सब में खर्चा कर रहे हैं, वो हो गया आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बट इसका खाली मीनिंग ही आ रहा है सिलेबस में। इन डेप्थ हमें समझना है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। what we have to understand is induced investment and autonomous investment. ठीक है, induced and autonomous investment. Now what is the English meaning of induced? Induced का मतलब होता है motive. Motive means motivation. So induced investment are undertaken with the motive or the motivation of earning returns. That is why in case of induced investment, the more you earn is the more you invest, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स आएगा। Remember that induced investment is highly dependent upon income. Income होगा तभी induced investment होगा, otherwise नहीं होगा। On the other hand, autonomous investment, word autonomous का मतलब ही होता है independent. So no matter whether the economy has income or doesn't have income, इकोनॉमी को चलाने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए अगर इतना निवेश हर साल होना है तो उतना पैसा होना ही है, नहीं तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो बोल के ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम चाहे हो नहीं हो, बढ़ रहा हो घट रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट एक फिक्स प्रपोर्शन से कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? इसीलिए इलास्टिसिटी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, बोल के इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को इनकम इलास्टिक बोला जाता है। इनकम इलास्टिक का मतलब हुआ कि अगर इनकम चेंज होगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आएगा, यानी बढ़ेगा। लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इनकम इन इलास्टिक बोला जाता है। इन इलास्टिक यानी वो चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। पैसा हो नहीं हो उतना लगाना ही पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर में। एंड डायग्राम का अगर बात करें, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम आपको पॉजिटिवली स्लोपिंग बनता हुआ दिखाई देगा। बट दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि गलती से भी y इंटरसेप्ट ना हो जाए।
डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। गलती से भी अगर आपने ऐसे सटा दिया, ये कर दिया, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्योंकि मैंने क्या बोला, पैसा होगा तभी आप इन्वेस्ट करोगे बोल के, वो इंटरसेप्ट पे नहीं होगा, इंटरसेप्ट के बाजू में होगा। पैसा होने से आप इन्वेस्ट करोगे एंड इट विल बी पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइक दिस। एंड गलती से भी इसको tan 45 के आसपास मत लेके आ जाना। tan 45 के आसपास लेके आने का मतलब हुआ जितना इनकम चेंज होगा उतना ही आप इन्वेस्ट कर दोगे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब इनकम बढ़ेगा पहले वो पार्टली कंज्यूम होगा एंड देन वो पार्टली सेव होगा एंड उस सेविंग्स में से इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट निकाला जाएगा। सो इट कैन नॉट बी क्लोज टू tan 45, नीदर कैन इट टच द y एक्सिस और द वर्टिकल एक्सिस, डिपिक्टिंग अगर इनकम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है, मतलब इनकम हो या ना हो, बढ़े या घटे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन जो है वो इस तरीके से फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट विल बी फिक्स्ड लाइक दिस, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। क्या इंटरसेप्ट पे आएगा? हाँ, इवन अगर आपका इनकम जीरो लेवल पे फिर भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इकोनॉमी को चलाने के लिए। एंड फिर इनकम बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटैक्ट रहेगा। दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अगर इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है तो मान लीजिए अगर ये 100 करोड़ का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, अगला साल हो सकता है हम इसको बढ़ा के 200 करोड़ कर दें एंड देन 200 करोड़ को 2-3 साल चलाए, देन उसके बाद बढ़ा के हम शायद उसको 400 करोड़ कर दें। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सेम प्रपोर्शन से या जो भी डिपेंडिंग प्रपोर्शन से वो आपका चेंज हो सकता है ईयर ऑन ईयर, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी का जीडीपी कैसा है। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा फिक्स्ड ही रहे। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन करें बोल के हम लोग मान ले रहे हैं कि ऐसा फिक्स्ड हो, ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि आप अभी बहुत छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स को सीख रहे हो, कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आके पूरा फंडामेंटल्स चेंज हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चले आगे बढ़े। सो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड बना सकते हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्योंकि हमने सी के बारे में सीख लिया, कुछ ऐसा बनेगा आपका सी, आई के बारे में सीख लिया, ये बनेगा आपका आई ऑटोनॉमस। तो इन दोनों को अगर जोड़ दे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कैसा आ जाएगा? ये मेरा हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। चलो मैं स्ट्रेट लाइंस थोड़ा सा यूज करता हूं। ये हो गया मेरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखिए आईएससी में है ना, सी और आई को एक जगह से शुरू मत करिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अलग रखिएगा उसको। कंजम्पशन को कोशिश करना इन्वेस्टमेंट से ऊपर रखने का। ठीक है, सीबीएसई में सी और आई एक जगह से शुरू होता है, चल जाता है, आईएससी में नहीं होता है। सो दिस इज योर कंजम्पशन। अच्छा, आपने कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मेरे साथ किया है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। आप जरा उसको याद करिए। ये था आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, ये था आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये था आपका टोटल कॉस्ट, राइट? मैं आपसे पूछता हूं दोनों के बीच का डिफरेंस पैरेलल क्यों था? Why was the difference between total variable cost and total cost parallel? तो आप क्या रीजन बोलेगा? It is because of constant total fixed cost. एक constant element भी था, राइट? एक constant element भी था। क्या यहां पे भी एक constant element है कि नहीं है? कंजम्पशन यहां हो रहा है चेंज, इन्वेस्टमेंट यहां रह रहा है कांस्टेंट, यानी ऑटोनॉमस रह रहा है कांस्टेंट। तो क्या जो एग्रीगेट डिमांड आएगा वो ठीक इसके ऊपर जाता हुआ नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट डिमांड विल एक्सीड कंजम्पशन बाय ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसा ही आप कॉस्ट में भी बोलते थे, दैट टोटल कॉस्ट एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेम लॉजिक होगा ना कि एग्रीगेट डिमांड विल बी ग्रेटर देन कंजम्पशन बाय ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडी में सी प्लस आई दोनों है। बोल के एग्रीगेट डिमांड जो है वो एकदम ठीक ऐसे पैरेलल चल रहा होता है आपका कंजम्पशन से ऊपर जाते हुए। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एम आई क्रिस्टल क्लियर इन माई एक्सप्लेनेशन? क्या आपको समझ आया? एंड वन मोर मिस्टेक टू अवॉइड इज दैट यहां पे जितना डिस्टेंस है आई का, जो भी है आई का डिस्टेंस, कोशिश करिएगा ये डिस्टेंस भी उतना ही रहे। बहुत बार हम क्या देखा है, बच्चा लोग कैसा ग्राफ बना के आता है, मन करता है कि एकदम कूट पीट दे वो लोगों को, टीचर्स भी उनको करेक्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस लिया है इतना, उन्होंने सी बनाया इतना, एग्रीगेट डिमांड बना दिया इतना। आप मेरे को खुद बताइए
कि क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है, क्या ये गैप मैथमेटिकली करेक्ट है, इज दिस अ करेक्ट डायग्राम? द आंसर इज नो, दिस इज रबिश, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, this is not acceptable, so please do not make the mistake. जितना गैप आप इन्वेस्टमेंट के लिए यहां ले रहे हो कोशिश करना उतना ही गैप आप यहां पे भी लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सेंटीमीटर के हिसाब से नाप के आना, बट कोशिश करना कि एटलीस्ट सेम रहे या वो नजर आ रहा हो कि सेम है, ठीक है? नहीं तो हाई चांसेस आपका नंबर काट दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बन गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब इक्विलिब्रियम निकालने के लिए एज वी नो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y यानी इनकम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो हमें अब इसके बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? कैन आई से एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी? क्या मैं बोल सकता हूं एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, राइट? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या वो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? क्या वो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? अब जितना प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा इनकम में, उतना ही तो जीडीपी होगा। जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही तो जीडीपी एमपी होगा। नेशनल इनकम को कनेक्ट करो, प्रोडक्शन लेवल इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। और ये जीडीपी एमपी हमारा इकोनॉमी का क्या डिटरमाइन करता है? इनकम। क्या आपने नेशनल इनकम में ही जीडीपी एमपी को पढ़ा है? जी हाँ, आपने नेशनल इनकम में ही जीडीपी एमपी को पढ़ा है। सो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू इनकम। और इनकम के बारे में तो ऑलरेडी आपने अभी सीख लिया, इट इज पार्टली कंज्यूम्ड एंड पार्टली सेव्ड। इन अदर वर्ड्स जो y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, यानी इन अदर वर्ड्स जो आपने 45 डिग्री लाइन बनाया वही आपका एग्रीगेट सप्लाई है। दैट इटसेल्फ इज योर एग्रीगेट सप्लाई। बोलो मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कैसे निकला? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन लेवल विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज आपका जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इज बेसिकली नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट। सो इनकम बता रहा है, इनकम इज पार्टली कंज्यूम्ड पार्टली सेव्ड। तो यही अपना एग्रीगेट सप्लाई हो गया। सो मेरे को अगर इक्विलिब्रियम लेवल निकालना हो तो हम क्या करेगा? आइए अब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को समझते हैं इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेबलिंग करेंगे। यहां आ जाएगा आपका इनकम एंड यहां आ जाएगा आपका, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द कीवर्ड डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एंड इसको भी फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है? डू नॉट राइट एडीएस, राइट इन द फुल फॉर्म इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक बार एग्जाम देना है, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल मत करिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के साथ। दिस इज हाउ माय एग्रीगेट सप्लाई विल लुक लाइक। अब तो हमें समझ में आ गया कि 45 डिग्री लाइन जो है, y जो है वही आपका एग्रीगेट सप्लाई है, जिसका वैल्यू कितना है? इक्वल टू 1 है, ठीक है? उसके बाद हमें एग्रीगेट डिमांड बनाना है। सो एग्रीगेट डिमांड बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? कंजम्पशन चाहिए। तो पहले हम बनाए, अच्छा पहले हम बना लेते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये बन गया मेरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई। उसके बाद मेरा आ जाएगा कंजम्पशन फंक्शन, तो ये बन गया मेरा सी, ठीक है? सी एंड दिस इज माय ऑटोनॉमस कंजम्पशन रिप्रेजेंटेड बाय ए। एंड मैंने क्या बोला? जितना डिस्टेंस आप यहां लोगे कोशिश करिएगा उतना ही डिस्टेंस आप उधर भी लो। सो I am going to make my aggregate demand like this. This is my aggregate demand which is equal to C plus I. क्या आया आपको समझ में? कैसे निकला? क्या आया आपको समझ में? ठीक है। अब इक्विलिब्रियम लेवल कहां आएगा? इक्विलिब्रियम लेवल वहां आएगा वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। स्टे अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स ऑल, एंड दिस पॉइंट। ये पॉइंट में तो चलो आप गलती करेगा नहीं, बहुत बार गलती से बच्चा लोग हड़बड़ी में इसको इक्विलिब्रियम मार्क कर देता है, विच इज इनकरेक्ट। ये इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है, ध्यान से देखो। इस पर्टिकुलर लेवल पे ब्रेक इवन हो रहा है, दिस इज पॉइंट ए हमारा ब्रेक इवन, जहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सो सेविंग इज इक्वल टू 0।
This is not equilibrium. Equilibrium level of income will be marked at this particular level, point E. ठीक है, इस बात का प्लीज खास करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से मैं ड्रॉप करूंगा इनकम लेवल विच इज आपका Y0, जहां आप बोलोगे कि यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब इक्विलिब्रियम अगर समझा रहे हो तो डिस इक्विलिब्रियम भी तो समझाना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन योर डिस इक्विलिब्रियम। सो डिस इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग आ जाएंगे एक बार लेफ्ट हैंड साइड और एक बार आ जाएंगे राइट हैंड साइड। इसका नाम दे देता है Y1, इसका नाम दे देते हैं Y2। अब Y1 पे ध्यान से देखो, दिस ब्लू लाइन इज एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस पर्पल लाइन इज एग्रीगेट डिमांड। Y1 लेवल ऑफ आउटपुट पे, Y1 लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर मैं आपसे पूछूं एग्रीगेट डिमांड कितना है, तो आप बोलेगा एग्रीगेट डिमांड जो है वो पर्पल लाइन यहां तक आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड। एंड यहां पे अगर मैं पूछूं कि एग्रीगेट सप्लाई कितना है, तो आप बोलेगा एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है टिल योर ब्लू लाइन। सो एग्रीगेट सप्लाई इज स्टिल ओवर हियर, राइट? सो दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जोन पे आप क्या देख पा रहे हो, दैट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, right? Aggregate demand is greater than aggregate supply. There is an excess of demand for the inventories in the economy, which will lead to shortage of inventory. As I had said, market mechanism करते करते मार्केट में आप गुड्स का इस्तेमाल करिएगा, बट यहां पे कीवर्ड इन्वेंट्रीज यूज होना चाहिए। ठीक है, सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। उस शॉर्टेज को वाइप आउट करने के लिए इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन एक्सपैंड करना पड़ेगा। कब तक प्रोडक्शन को एक्सपैंड किया जाएगा, तब तक जब तक कि इक्विलिब्रियम में वापस से Y0 लेवल पे ना आ जाए, जब तक Y0 लेवल पे ना आ जाए। इज दैट क्लियर? एम आई क्रिस्टल क्लियर? Am I crystal clear with everyone? Yes. Now coming to Y2 level. Y2 level पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीगेट डिमांड कितना है, तो आप क्या बोलोगे? एग्रीगेट डिमांड है यहां से लेके पर्पल लाइन तक जा रहा है। सो दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड, राइट? दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड। एंड अगर मैं पूछूं एग्रीगेट सप्लाई कितना है, तो आप बोलोगे एग्रीगेट सप्लाई जा रहा है यहां से लेके ऊपर ब्लू लाइन तक जा रहा है। सो दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई। क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये जो जोन आ रहा है, ये जो जोन आ रहा है, यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब क्या हो रहा है, देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एंड देयर इज अनसोल्ड सरप्लस ऑफ इन्वेंट्री इन द इकोनॉमी। कुछ इन्वेंट्री अनसोल्ड लाई कर रहा है, रिसोर्सेज आप ओवर विड्रॉ कर ले रहे हो, जितना रिक्वायरमेंट नहीं है इकोनॉमी का उससे ज्यादा प्रोडक्शन बना दे रहे हो। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, यू नीड टू कट डाउन ऑन योर प्रोडक्शन। सो आप कितना कट डाउन करेगा, आप उतना कट डाउन करेगा जब तक, तब तक जब तक आप इक्विलिब्रियम लेवल पे वापस ना आ जाओ। ठीक है, आप तब तक कट डाउन करोगे जब तक आप इक्विलिब्रियम पे ना आ जाओ। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? एम आई क्रिस्टल क्लियर टिल हियर? चले आगे दूसरा अप्रोच के तरफ चले। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कराए। चलो 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 चलो, काफी अच्छा स्पीड में हमारा कवरअप हो गया, वो भी इन डिटेल ही कवरअप हुआ है। नाउ वन अप्रोच इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ठीक है, एक तो हो गया आपका एडीएएस अप्रोच। देयर इज वन मोर अप्रोच टू डिराइव इक्विलिब्रियम, दैट इज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये कहां से निकल रहा है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट? सिंस वी नो दैट इन इक्विलिब्रियम, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड बराबर होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई से। और हम लोग जानते हैं, हम लोग करके आ चुके हैं दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, aggregate demand is equal to C plus I, and aggregate supply is equal to income which is partly consumed and partly saved, C plus S। तो मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूं C plus I is equal to C plus S से, C cancelled, क्या बचा, I is equal to S। So in other words, very important, saving and investment approach, saving and investment approach is derived from
एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। नाउ जो भी एक टॉपर बच्चा है, मतलब someone who's a good student, we would always expect that child कि SI अप्रोच का जब डायग्राम बना रहा है तो वो डेरिवेटेड डायग्राम बना के दिखाए। डेरिवेटेड का मतलब हो गया कि ठीक इसके नीचे ही SI अप्रोच बना के दिखाए। नाउ अब जो दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, वो लोग खाली SI अप्रोच का डायग्राम बनाएगा चलेगा, बट दोज हु आर एमिंग फॉर 100, उनको ये डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। इट इज वेरी इजी, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। Let me show you the derivation of the graph। ठीक यहां पे इसी के नीचे I am going to take one more quadrant। अब जाहिर सा बात है मैं थोड़ा स्मार्ट बोर्ड पे कर रहा हूं, पैनल पे कर रहा हूं, तो हो सकता है इधर उधर हो जाए। अगर आप पेंसिल स्केल से बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। इनकम, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पे जितना इन्वेस्टमेंट का गैप लिया है यहां पे भी उतना ही लेगा। सो इन्वेस्टमेंट हम कोशिश करेगा लगभग एकदम बराबर बनाने का, ठीक है। नियरली क्लोज टू एकदम बराबर दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग को 0 होना होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से जहां पे y इज इक्वल टू सी है, ये वाला पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जहां पे y इज इक्वल टू सी है, यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर सकता हूं, ठीक है। आई ड्रॉप अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेविंग को यहीं पे 0 होना है। C इज इक्वल टू वाई, सो S इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सेविंग कर्व बना सकते हैं। सेविंग कर्व कैसा बनेगा आपका, सेविंग कर्व आपका कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। ये हो गया आपका सेविंग कर्व। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप अपना सारा एंगल्स को एंड सारा डेरिवेशन प्रॉपरली लोगे एंड उसके बाद जब इसको ड्रॉप करोगे ना, जैसे ये सीधा लाइन नहीं है, तो अब मैं अगर सीधा लाइन यहां से ड्रॉप करूं इक्विलिब्रियम से, तो ये ठीक वहीं आके ड्रॉप होगा जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। क्या आप देख के समझ पा रहे हो कि ये क्या हुआ, ये ठीक वहीं ड्रॉप हुआ जहां पे S इज इक्वल टू आई, जहां AD इज इक्वल टू AS था, S इज इक्वल टू आई। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इट इज वेरी इजी, दोबारा से बना के बता दीजिए। चलिए मैं दोबारा से बता के बना रहा हूं, ठीक है। लेट मी डू इट वंस अगेन। जहां S इज इक्वल टू आई होगा, ठीक वहीं पे आपको देखने मिलेगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे, क्योंकि S इज इक्वल टू आई डिराइव ही AD/AS से हो रहा है। सबसे पहले आप कंजम्पशन फंक्शन को याद कर लो, ये हो गया इनकम, ये हो गया कंजम्पशन। सेविंग को कहां 0 होना है, यहां पे, वेर C इज इक्वल टू S, सॉरी, वेर C इज इक्वल टू Y, S इज इक्वल टू 0। क्या इतना समझ आया? पहले देखो, हौले हौले सीखो। क्या इतना समझ आया? ये वाला तो आपको याद है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को। ADS अप्रोच तो आप समझ गए हो कैसे बनाना है। तो ये मैंने ले लिया पहला क्वाड्रेंट, YOX इनकम, डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैं ठीक इसी का एक और रेप्लिका ले रहा हूं नीचे के लिए, एक और क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसका नाम मैं रख दूंगा डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो पहले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से शुरू करते बनाना। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहां जितना गैप रखा है नीचे भी उतना ही बराबर गैप रखेंगे। बोलो यहां तक समझ आया?
यहां तक समझ आया? सेम सेम एकदम लेके चलना है। उसके बाद आएगा आपका कंजम्पशन। ये हो गया मेरा कंजम्पशन। ये हो गया मेरा कंजम्पशन। सी, इतना क्लियर है? यस, दोनों ग्राफ बना के आना बेटर है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। तो ये आ गया आपका एग्रीगेट डिमांड। अब आप जरा देखिए, क्या एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस उतना ही है जितना इन्वेस्टमेंट का है? दोनों को बराबर रखने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आई और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को बराबर रखने का कोशिश करिएगा। अब क्या लेंगे हम लोग? अब बनाएंगे आपका एग्रीगेट सप्लाई। आई विल यूज ऑरेंज कलर। ये बन गया मेरा एग्रीगेट सप्लाई। 45 डिग्री इनकम लाइन, y इज इक्वल टू as इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यस बोलिए। इतना क्लियर है? अब इसी को याद करो ना, जहां कंजम्पशन और इनकम बराबर है, सेविंग्स को वहीं जीरो होना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से ब्रेक इवन लेवल को पकड़ लूंगा। ठीक है, आई टेक अप अ ब्रेक इवन लेवल। आई विल टेक अप अ ब्रेक इवन लेवल विच इज ओवर हियर। ठीक है, सीधा लाइन बनाना है, नहीं तो गलत बन जाएगा। हाँ, यहां तक क्लियर है सबको? Since over here C is equal to Y, that is why S will be equal to 0. Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? इसको करेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड। अब सेविंग कहां से बनेगा? सेविंग ठीक यहीं से जाता हुआ जाएगा, राइट? लेट मी चेंज द कलर। सेविंग कहां से जाएगा? सेविंग यहां से नेगेटिव होते हुए, जीरो होते हुए, पॉजिटिव होते हुए चला जाएगा इस टाइप से। दिस इज माई सेविंग। अगर आपके सारे लाइंस प्रॉपर होंगे ना, सब सही जगह पे होगा, तो जब आप, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। तो जब आप इक्विलिब्रियम को यहां से ड्रॉप करेंगे ना, तो वो एग्जैक्टली exactly उसी जगह पे आके हिट करेगा या ड्रॉप होगा जहां पे S इज इक्वल टू आई। जहां AD इज इक्वल टू AS होगा, ठीक वहीं पे आके ड्रॉप होगा जहां पे S इज इक्वल टू आई। Y0 Y0। देखिए तो क्या आपको अब समझ में आया? नाउ यू अंडरस्टूड द लॉजिक। ये ठीक उसी जगह ड्रॉप होगा जहां पे S इज इक्वल टू आई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब कोई डाउट है किसी को? अब कोई डाउट है किसी को? अंडरस्टूड? चले डिसइक्विलिब्रियम के बारे में बात कर ले। नाउ डिसइक्विलिब्रियम, अभी थोड़ा देरी पहले हमने क्या किया? हमने डिस्कस किया, ये वाला साइड को आप पकड़ लो। हमने डिस्कस किया कि यहां पे इस पर्टिकुलर जोन में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, राइट? एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। सो अगर आप ऐसे सोचो, लोगों का डिमांड ज्यादा है, पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मोर, दैट मीन्स दे आर विलिंग टू सेव लेस। अग्रीड?
if people are willing to spend more, that means they are willing to save less. तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे तो आपको क्या देखने मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ऊपर है, दिस इज योर आई, एंड सेविंग ग्रीन वाला नीचे है. सो ये जोन में आप बोल सकते हो दैट सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. इसका आउटकम क्या था, इसका आउटकम ये था कि हमें प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए. करेक्ट, हमें प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए. तो हम लोग प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएंगे कैसे, बाय हायरिंग मोर वर्कर्स, बाय हायरिंग मोर वर्कर्स, एंड दैट justifies the name of the chapter theory of income and employment. कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा इकोनॉमी में. सो कब तक हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे इकोनॉमी में, जब तक हम लोग वापस से इक्विलिब्रियम लेवल यहां पे ना आ जाए. ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड अगर डिसइक्विलिब्रियम इस साइड का बात करें, इस साइड में आपने क्या ऑब्जर्व किया था, ये पर्टिकुलर जोन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, दैट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. नाउ थिंक लाइक दिस कि अगर एग्रीगेट डिमांड इज लेस, इफ पीपल आर विलिंग टू स्पेंड लेस, दैट मींस दे आर विलिंग टू सेव मोर. लोग अगर खर्चा कम करना चाहते हैं, दैट मींस दे आर विलिंग टू सेव मोर. बोल के आप यहां देखोगे कि आपका सप्लाई जो है, आप खुद देखो, आपका सप्लाई ऊपर है, आपका इन्वेस्टमेंट नीचे है. इन अदर वर्ड्स ये जो जोन है यहां पे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. इसका सोल्यूशन क्या था, इसका सोल्यूशन ये था कि प्रोडक्शन हैज टू बी कट डाउन टू गो बैक टू द इक्विलिब्रियम. सो अगर आप प्रोडक्शन को कट डाउन करोगे, दैट मींस यू विल ले ऑफ वर्कर. ले ऑफ वर्कर का मतलब क्या होता है, आप काम से निकाल दोगे. बेरोजगारी इंक्रीज होगा इकोनॉमी में, and that will lead to unemployment in the economy till we reach back to the equilibrium at point E. ठीक है, lay off workers till we reach back to the equilibrium at point E. Am I crystal clear in my explanation? क्या आपको समझ में आ गया? आई डोंट थिंक सो आज मनी और बैंकिंग हो पाएगा, बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड. बहुत भारी भारी चैप्टर्स आज हमने कवर अप किए, प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट. मनी बैंकिंग को हम लोग कल कर लेंगे, ऐसा होगा तो ठीक है. आज पहले इसको कंप्लीट करते हैं. आई थिंक काफी अच्छा रिविजन चल रहा है. चलिए अगला टॉपिक पे आए. नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल अमाउंट बाय विच इनकम इंक्रीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अगर मैंने निवेश किया, मेरे निवेश करने की वजह से कितना गुना ज्यादा पैसा बनेगा इकोनॉमी के अंदर में, उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं. यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के से रिप्रेजेंट होता है, जो हमें बताता है कि कितना पैसा इंक्रीज होगा रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन इन्वेस्टमेंट. हाउ मच इनकम विल चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए अगर मैंने 100 करोड़ का प्लांट लगाया, तो 100 करोड़ के प्लांट को लगाने के लिए जो भी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे या मेरे लिए काम कर रहे होंगे मेरे बिहाफ पे, उनको तो मैं 100 करोड़ हाथ में दे दूंगा. तो फर्स्ट राउंड में तो इनकम 100 करोड़ घूम गया इकोनॉमी के अंदर. अब इकोनॉमी उस इनकम को पार्टली कंज्यूम एंड पार्टली सेव करेगा. तो जो भी कंजम्पशन होगा वो किसी और का इनकम बन जाएगा. सिंपल लॉजिक ये है कि मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स का थोड़ा सा इनकम मेरा इनकम है, बिकॉज दे आर पेइंग मी ट्यूशन फी. मेरा थोड़ा सा इनकम हो सकता है मेरे हाउस हेल्प का इनकम है, क्योंकि मैं उनका सर्विसेज ले रहा हूं, उनको पैसा दे रहा हूं. एट द सेम टाइम मेरा थोड़ा सा इनकम वो सब्जी वाले का इनकम है, वो फल वाले का इनकम है, वो राशन दुकान वाले का इनकम है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर हाउस का इनकम है, क्योंकि ये सारा सर्विसेज मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो उनको उनके बदले उनका पेमेंट दे रहा हूं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर देम. वो लोग भी कंजम्पशन करते होंगे तो वो किसी और का इनकम बनेगा. एंड दैट इज हाउ वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड इन द इकोनॉमी, कि तुम्हारा इनकम मेरा इनकम, मेरा इनकम किसी और का इनकम, किसी और का इनकम, किसी और का इनकम.
दैट इज हाउ वी ऑल आर इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड। सो कहने का मतलब हुआ, अगर मैंने निवेश किया इकोनॉमी में तो वो फर्स्ट राउंड में किसी का इनकम बन जाएगा, एंड वो जब कंजम्पशन करेगा तो वो किसी और पर्सन का इनकम बनेगा, वो जब कंज्यूम करेगा तो वो किसी और पर्सन का इनकम बनेगा, और ऐसे करते करते अलग अलग राउंड में इनकम जो है कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में। अब आपको अगर क्वेश्चन आता है कितना गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द मल्टीप्लायर के ऊपर, साइज ऑफ द मल्टीप्लायर के ऊपर। एंड साइज ऑफ मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, दैट इज k इज इक्वल टू 1/1 अपॉन MPC, 1/1 अपॉन MPC, ठीक है, 1/1 अपॉन MPC। एंड क्योंकि वी नो दैट MPC प्लस MPS अगर कर दे तो इक्वल टू 1 आएगा, देयरफॉर 1 माइनस MPC अगर किया जाए तो क्या बचता है, MPS बोल के इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन MPS भी। दोनों तरीका है आपका, दैट इज योर साइज ऑफ द मल्टीप्लायर। तो सपोजिटली आप मान लीजिए अगर इकोनॉमी में MPC हो रहा है 0.6, इफ MPC in the economy is 0.6, what will be the size of multiplier, कितना आएगा, k is equal to 1/1 minus 0.6, which is 1/0.4, which is 100/4, नहीं 100/40, so 100/40 will be 2.5 times। I hope I'm clear, मैंने यही किया है, शायद सही किया है ना। 1 divided by 0.4 will be, हाँ 2.5 times, ठीक है, 2.5, 2.5 गुना ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा। नाउ सपोजिटली, लेकिन अगर MPC का वैल्यू हो से 0.9, तो फिर कितना होगा साइज ऑफ मल्टीप्लायर, k is equal to 1/1 minus 0.9, which is 1/0.1, which is 100/10, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा। मतलब इससे क्या समझ में आया आपको, MPC जितना इंक्रीज करेगा, MPC जितना इंक्रीज करेगा मल्टीप्लायर उतना इंक्रीज करेगा। सो हैशटैग लगा के लिखो, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, there is a direct relation between MPC and K, multiplier and K, ठीक है, direct relation between MPC and K, the more we consume is the more money multiplied in the economy, ठीक है, the more we consume is the more money multiplied in the economy, क्योंकि हम लोग जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे पैसा उतना ज्यादा लोगों के हाथ में बटेगा, एंड द मोर वी सेव, हम लोग जितना ज्यादा सेव करेंगे, जितना कंजूसी करेंगे इकोनॉमी में, पैसा उतना ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि लोग के हाथ तक पहुंचेगा नहीं। सिंपल लॉजिक है, आप कोविड एग्जाम्पल ले लो ना, कोविड 19 में सब घर पे बैठे थे लॉकडाउन में, खर्चा हो नहीं रहा था, कपड़ों का खर्चा, कपड़ा के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहा था, टूरिज्म के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहा था, तो क्या आ गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। सो द मोर यू सेव इन अ कंट्री, इसको हम लोग पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी बोलते हैं, थ्रिफ्ट यानी पैराडॉक्स ऑफ सेविंग, कि आप जितना सेव कम करोगे उतना कम पैसा सामने वाला के पास पहुंचेगा, तो वो भी उतना कम खर्चा करेगा, और ऐसे करते करते एग्रीगेट लेवल पे जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली कुछ गुड्स बिकेगा नहीं तो वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ जाएगा, बोल के बेरोजगारी देखने मिलता है इकोनॉमी में, दैट कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एम आई क्लियर? So there is a direct relation between MPC and K, but there is an inverse relation between K and MPS, ठीक है, inverse relation between K and MPS. Am I crystal clear up till here? Am I clear up till here? Now coming to the mechanism of multiplier. Now multiplier का mechanism को आपको सिर्फ एक टेबल के थ्रू समझाना है, ठीक है, मल्टीप्लायर के मैकेनिज्म को आपको सिर्फ एक टेबल के थ्रू समझाना है। टेबल में आप ले लीजिए राउंड्स, फिर उसके बाद आप ले लीजिए चेंज इन इनकम, फिर आप यहां ले लो आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये हो गया आपका MPC में मान लेता हूं 0.8, 80% ऑफ इनकम कंज्यूम हो जाता है, एंड ये ले लीजिए आपका डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम। मान लीजिए इनिशियल राउंड में मैंने
1000 करोड़ निवेश कर दिया, ठीक है, आई इन्वेस्टेड 1000 करोड़ इन द इकोनॉमी। तो फर्स्ट राउंड में जो पैसा जनरेट होगा वो कितना होगा, 1000 करोड़। आर्यन सर ने 1000 करोड़ का प्लांट डाला, उसमें कोई एक्स स्टूडेंट कौन है सामने, सिंह क्रिकेट एडिट्स, सिंह क्रिकेट एडिट्स ने मेरे को हेल्प किया, तो मैंने तो 1000 करोड़ उठा के सिंह क्रिकेट एडिट को दे दिया। अब वो उसका 0.8 के हिसाब से 80% कंज्यूम कर लेगा। सो फर्स्ट राउंड में क्या होगा, अब और चेंज इन इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। फर्स्ट राउंड में वो 1000 करोड़ का 0.8 यानी 800 करोड़ कंज्यूम कर लेगा। फर्स्ट राउंड में 0.8 1000 का जो उसके हाथ में आया 800 करोड़ कंज्यूम कर लेगा। तो ये 800 करोड़ किसके पास जाएगा, वो जिससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। सपोजिटली वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, यहाँ पे सेकंड पर्सन दिख रहा है समर थापा। सो 800 करोड़ का उसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा समर थापा से, तो समर के हाथ में 800 करोड़ घूम के पैसा आ गया। अब समर क्या करेगा, इस 800 करोड़ का 80% यानी 0.8 कंज्यूम कर लेगा, मतलब 640 करोड़ समर कंज्यूम करेगा। समर ने मान लो 640 करोड़ का गुड्स खरीदा एफ टी जय 08 से, तो एफ टी जय के हाथ में 640 करोड़ घूम के आ गया। अब एफ टी जय इस 640 करोड़ का 0.8 ऐसे कंज्यूम करेगा, एंड ये पूरा प्रोसेस जो है ऐसे चलते रहेगा। हर राउंड के साथ ये प्रोसेस इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड डॉट डॉट डॉट। क्या ये अनलिमिटेड टाइम तक चलते जाएगा, द आंसर इज नो। क्या ये इनडेफिनेट टाइम तक चलेगा, आंसर इज नो, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे ईच सक्सेसिव राउंड के साथ कंजम्पशन भी कम हो रहा है, इनकम जनरेशन भी कम हो रहा है। सो इसका भी एंड आएगा। यहां मैं लिख देता हूं टोटल एमपीसी कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए साइज ऑफ मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। क्योंकि एमपीसी 0.8 लिया, सो 1 by 1 minus 0.8 ले लेंगे, which is 1 by 0.2 and which is 100 by 20 which is 5 times। तो ये राउंड्स तब तक चलेगा जब तक कि एमपीसी फर्स्ट राउंड में 800 करोड़ जनरेट हुआ, मतलब 800 करोड़ इंटू 5 गुना विच इज 4000 करोड़ का कंजम्पशन ना हो जाए। एंड इनकम फर्स्ट राउंड में 1000 जनरेट हुआ, सो 1000 का 5 गुना विच इज 5000 करोड़ का जब तक इनकम जनरेट ना हो जाए। ये प्रोसेस तब तक चलते जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, सबको समझ आया? दिस इज योर एंटायर मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर का अगर क्वेश्चन आता है 4 मार्क और 6 मार्क, जो कि आना नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर आ चुका है, हाउएवर दे कैन आस्क यू अ न्यूमेरिकल दिस ईयर, और मल्टीप्लायर का 1 मार्क का एमसीक्यू का क्वेश्चन आना चाहिए मेरे ओपिनियन में। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट दिस ईयर इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। वेरी प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल ऐसा ही अप्रोच आपका देना चाहिए, नहीं तो फिर एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड में से कोई एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मल्टीप्लायर इन माय ओपिनियन इज लेस लाइकली फॉर दिस ईयर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इन केस अगर आ जाता है मल्टीप्लायर का, तो आप उसमें मीनिंग देंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन देंगे दैट k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, k इज इक्वल टू 1 by 1 minus MPC या 1 by MPS। उसका स्केड्यूल बनाएंगे एंड उस स्केड्यूल को थोड़ा सा इंटरप्रेट करके, इलाबोरेट करके, जो आपका ये वर्किंग है कि कैसे 5 टाइम्स आया, ये निकाल के दिखा दोगे, यू विल गेट योर 4 मार्क और 6 मार्क, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? शैल वी प्रोसीड नाउ? हाँ, सो इस बार एक्सेस डिमांड का ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अभी तक मैंने पेपर देखा नहीं है, 25 का मैं भूल गया हूँ। वंस आई एनालाइज आई विल कम अप एंड गिव यू योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, ठीक है। नो लीकिंग फीकिंग, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, मूविंग टू द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज फुल एम्प्लॉयमेंट। नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट जिस जैसा मान लिया जाता है कि ये हो गया मेरा एग्रीगेट सप्लाई, y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री, ये हो गया मेरा एग्रीगेट डिमांड, एंड जहां मेरा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक किया, हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जहां पे मेरा तीनों टाइप का कैपिटल, ह्यूमन, मैनमेड एंड नेचुरल, ह्यूमन कैपिटल, मैनमेड कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल, तीनों अगर फुल्ली एम्प्लॉयड है तो उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोस एबल बॉडीड पर्सन, हर वो इंसान जो काम कर सकता है,
आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, उनकी इच्छा है काम करने की, जो भी वेज रेट मिले, आर गेटिंग वर्क एंड इनफैक्ट आर एम्प्लॉयड, उन्हें काम मिल रहा है और वो लोग काम कर भी रहे हैं, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि सब लोग के पास काम है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, ऐसा देखा जाता है दैट सम अमाउंट ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट। इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि there will be some people who would be unemployed by their choice. Idle rich, idle poor, thieves, pickpocket, smugglers, traffickers, gamblers, ये सारे unemployed है by their own choice. So even if they are there in the economy, we still say full employment exists. And at the same time, 2 to 3% of frictional unemployment. Frictional unemployment का मतलब हो गया temporary unemployment, नॉर्मल है, होता है इकोनॉमी के अंदर में, बिकॉज सम पीपल आर चेंजिंग एंड स्विचिंग देयर जॉब्स। सो अगर 2 से 3% फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है और इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भी हम लोग बोलेगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पीपल आर इन बिटवीन जॉब। ठीक है, गॉट इट। सो ये फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होने के बाद, ये फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होने के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड इस फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्सीड कर गया, अगर एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा आ गया, मान लीजिए इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है 5000 करोड़ वर्थ का रिसोर्सेस का, बट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो आया वो 7000 करोड़ रिसोर्सेस का आएगा, तो क्या यहां पे आपको नया इक्विलिब्रियम मिलना पॉसिबल है? द आंसर इज नो। यहां नया इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है 5000 करोड़ में, एंड अगर डिमांड 7000 करोड़ का आया और सप्लाई ही इकोनॉमी के पास 5000 करोड़ का है, तो मतलब इतना अमाउंट से इकोनॉमी में आ गया गैप। ठीक है, इतना अमाउंट से इकोनॉमी में आ गया गैप, और इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? ई से लेके ए तक, इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज रिगार्डेड एज इन्फ्लेशनरी गैप। Why is it inflationary gap? क्योंकि अगर aggregate supply is of 5000 crore but actual aggregate demand came of 7000 crore, so there is an excess demand of 2000 crore which leads to shortage of inventories in the economy by 2000 crore, and it has a potential to take the prices up, and that leads to inflation in the economy. So it is inflationary gap. Is that clear? On the other hand, फुल एम्प्लॉयमेंट अगर 5000 करोड़ पे है, लेकिन अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे आया, इफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड केम बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मान लीजिए यहां पे एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड सिर्फ 2000 करोड़ का ही जनरेट हुआ, तो क्या यहां पे नया इक्विलिब्रियम आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल यहां नया इक्विलिब्रियम आ सकता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम डिमांड आया है। हाउएवर, इसको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड ओवर हियर। एंड ये गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हो गया इक्विलिब्रियम। ये गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये गैप आपका रिप्रेजेंट करेगा डिफ्लेशनरी गैप। व्हाई डिफ्लेशनरी गैप? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई था इकोनॉमी का 5000 करोड़, बट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड सिर्फ आया 2000 करोड़ का। इन अदर वर्ड्स ये हो गया डेफिशिएंट डिमांड। नाउ एक्सेस सप्लाई नहीं बोलेगा हम लोग, डेफिशिएंट डिमांड बोलेगा, यानी डिमांड में डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब हो गया लैकिंग है। 3000 करोड़ का डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड में लैकिंग है। इकोनॉमी को 3000 करोड़ और चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एंड जब 3000 करोड़ का रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसका सरप्लस पड़ा है हमारे पास, तो उसका प्राइसेस को ड्रॉप करके बेचना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर में, एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ डिफ्लेशन एंड इट इज रिगार्डेड एज अ डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? बस 2 मिनट और कंप्लीट हो जाए। अच्छा ठीक है, जाओ 2 मिनट का ब्रेक दे दे रहा हूं, फिर हम लोग इसका
मेजर्स को डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो फॉर टुडेज लाइफ। मनी और बैंकिंग आज नहीं होगा, कल करवाऊंगा, ठीक है। 2 मिनट्स ब्रेक। बट समझ आया सबको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है ना, जोन आउट नहीं हो गया था ना बीच में? आई होप यू ऑल डिड नॉट जोन आउट व्हाइल आई वाज टीचिंग। व्हाट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट नेचुरली, कि वो रहेगा ही इकोनॉमी में, ठीक है। जाओ 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट्स ब्रेक, वाटर ब्रेक, लू ब्रेक, एंड देन वील कैरी फॉरवर्ड।
चले स्टार्ट करें आगे। लेट्स प्रोसीड नाउ, लेट्स गेट गोइंग। डिस्कस करें, हो गया ब्रेक आपका? चलो लास्ट टॉपिक, measures to correct excess and deficient demand। ठीक है, measures to correct excess and deficient demand। एक तरफ मैं लिखता हूं मॉनेटरी पॉलिसी और एक तरफ लेट मी राइट फिस्कल पॉलिसी। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सेस डिमांड को कैसे वाइप आउट किया जाएगा एंड डेफिशिएंट डिमांड को कैसे वाइप आउट किया जाएगा। सिमिलरली फिस्कल पॉलिसी में एक्सेस डिमांड को कैसे वाइप आउट किया जाएगा एंड डेफिशिएंट डिमांड को कैसे वाइप आउट किया जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद द बैंकिंग पॉलिसी। ठीक है, बेयर दिस थिंग इन माइंड, इट इज अ बैंकिंग पॉलिसी। सो बैंक चैप्टर्स में आपने जो जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड को सीखा है उसी को यहाँ पे यूज किया जाएगा। एंड फिस्कल पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद द चैप्टर फिस्कल पॉलिसी, जहां पे वी यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग, दैट इज पब्लिक डेट, उसको इस्तेमाल किया जाएगा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को टैकल करने के लिए। नाउ बैंकिंग पॉलिसी का अगर बात करें, सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड से अगर स्टार्ट करें तो क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहला है बैंक रेट पॉलिसी, राइट। बैंक रेट, इन्फ्लेशन के टाइम पे आपने क्या सीखा है, बैंक रेट को बढ़ा देना चाहिए। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच at which central bank gives loans to commercial bank. Bank rate is the rate of interest at which central bank gives loans to commercial bank. बैंक रेट को कभी कभी रेपो रेट भी बोलते हैं, क्योंकि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज। मतलब क्या करता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से परचेज कर लेता है बॉन्ड को एंड उसके बदले पैसा दे देता है, एंड कमर्शियल बैंक को फ्यूचर में उस बॉन्ड के अगेंस्ट में पैसा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना होता है, उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। अगर मैं बैंक रेट को बढ़ा दूं तो कमर्शियल बैंक आर गेटिंग एक्सपेंसिव लोन, सो इन टर्न दे विल आस्क और चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द बोरोइंग। वो लोग पब्लिक से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोन का प्रपोर्शन, लोन का इंटरेस्ट ज्यादा बड़ा हो गया, पब्लिक डिस्करेज हो जाएगा फ्रॉम बोरोइंग, पब्लिक बोरो नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन विल बी वाइप्ड आउट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? डेफिशिएंट डिमांड के केस में ठीक बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि बैंक रेट अगर सेंट्रल बैंक कम करेगा तो कमर्शियल बैंक भी अपना लेंडिंग रेट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक, कम कर देगा। Public is getting an access to a cheaper loans, they will start borrowing more, they will start spending more, automatically आपका aggregate demand push होगा and economy से deflation wipe out हो जाएगा। Is that clear? समझ में आया सबको? एक्सेस डिमांड का कारण क्या है? एक्सेस डिमांड का कारण है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, सो एग्रीगेट डिमांड को नीचे लेके आना है, वी हैव टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। एंड डेफिशिएंट डिमांड का कारण है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, सो हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, बोल के बैंक रेट कम कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operation. What is open market operation? It is buying and selling of bonds and securities in the money and capital market. RBI जब अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को ट्रेड करता है पब्लिक के साथ एंड कमर्शियल बैंक के साथ, उसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो उसको पैसा खींचना है अपने पास कमर्शियल बैंक से, तो इट विल स्टार्ट सेलिंग सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर में क्या होगा, एक्सेस डिमांड के केस में आरबीआई विल सेल द सिक्योरिटी, ताकि कमर्शियल बैंक या पब्लिक उसके अगेंस्ट में कैश डिपॉजिट्स डालेगा या चेक्स डालेगा, कमर्शियल बैंक का कैश होल्डिंग कम हो जाएगा, देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? एंड ठीक डेफिशिएंट डिमांड के केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर में आरबीआई परचेज कर लेगा, बाय करेगा, क्योंकि आरबीआई जब सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो आरबीआई उसके अगेंस्ट में कैश देगा,
कमर्शियल बैंक के पास कैश होल्डिंग्स बढ़ जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आपका डिफ्लेशन वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग एक्सेस लोन दे पाएगा पब्लिक को। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इसके बाद आता है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR और SLR जो कि दोनों ही लीगल रिजर्व रेशियो का, LRR का यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट का पार्ट है। हमें पता है कि जब भी बैंक कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, बिफोर इट ग्रांट्स लोन टू पब्लिक, they have to keep a certain percentage of that total deposit as reserve aside, उन्हें साइड में रखना है। इस रिजर्व रेशियो का परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का पावर आरबीआई के पास है। अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक को ज्यादा प्रपोर्शन एज रिजर्व रखना पड़े एंड वो लोग कम लोन दे सके पब्लिक को। ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फ्लेशन विल बी वाइप्ड आउट। डिफ्लेशन के टाइम पे ठीक सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस कर दिया जाएगा ताकि कमर्शियल बैंक विल हैव टू कीप लेस रिजर्व्स विद देमसेल्फ एंड विद आरबीआई and they will be able to extend a greater loan and higher loan to the public so that money supply increases and aggregate demand increases and deflation is wiped out. Is that clear everybody? समझ में आया सबको? क्वालिटेटिव मेथड्स में अगर बात करें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपका हो गया रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट में आरबीआई क्या करेगा? डाउन पेमेंट का अमाउंट को बड़ा कर देगा, ईएमआई का टाइम पीरियड को छोटा कर देगा ताकि ईएमआई का अमाउंट बड़ा हो जाए एंड पब्लिक गेट्स डिस्करेज फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम द बैंक। ऑटोमेटिकली मनी फ्लो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन का टाइम है एंड आरबीआई वांट्स टू एनकरेज स्पेंडिंग, तो वो डाउन पेमेंट का अमाउंट को छोटा कर देगा, टाइम पीरियड को बड़ा कर देगा ताकि ईएमआई का अमाउंट छोटा हो जाए एंड पीपल कैन बोरो मोर फ्रॉम द बैंक एंड स्पेंड मोर सो दैट डेफिशिएंसी इन डिमांड कैन बी टैकल्ड। इज दैट क्लियर? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज बेसिकली जब भी आप अपना सिक्योरिटी प्रेजेंट करोगे बैंक को, तो बैंक आपको उस सिक्योरिटी के वैल्यू के अगेंस्ट में कम अमाउंट लोन सैंक्शन करता है। आपने 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी दिखाया तो बैंक आपको सिर्फ 80,000 रुपए का लोन ग्रांट कर रहा है। सो 20,000 जो लोन नहीं दिया उस सिक्योरिटी का वैल्यू का, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। सो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। ये मार्जिन का परसेंटेज भी आरबीआई ऊपर या नीचे कर सकता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन का प्रपोर्शन को बढ़ा देगा ताकि पब्लिक को कम लोन का अमाउंट मिले सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, वो लोग डिस्करेज होकर लोन लेना बंद कर दे। इन्फ्लेशन इज वाइप्ड आउट। डिफ्लेशन के टाइम पे मार्जिन का प्रपोर्शन को छोटा कर देगा ताकि पब्लिक अट्रैक्ट होकर ज्यादा बोरोइंग्स ले एंड ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इंक्रीज करे एंड आपका डिफ्लेशन इज वाइप्ड आउट। मनी सप्लाई एक्सपैंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? याद आ गया? क्या था? क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई अपर लिमिट सेट कर देगा कि इससे ज्यादा लोन नहीं लेना है। डिफ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट रैशनिंग में उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा उस लिमिट को। आ गया समझ में? तो ये हो गए आपके मॉनेटरी पॉलिसीज जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड मिलके होगा। अच्छा, इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी हिसाब किताब आ सकता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी आ सकता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन का टाइम है एंड आपको स्पेंडिंग को कंट्रोल करना है तो उस टाइम पे इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जाएगा एंड एक्सपोर्ट्स को एनकरेज किया जाएगा। ठीक है, सो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम पे और इंपोर्ट को कम किया जाएगा टैकल करने के लिए। बट डिफ्लेशन का टाइम है तो उस टाइम पे इंपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है, स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इन्फ्लेशन के टाइम पे सीलिंग ऑन बैंक क्रेडिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा बेटा, अपर लिमिट सेट कर देगा कि इससे ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते हो। डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर देगा। सर कब तक खत्म होगा? बस 2 मिनट और, खत्म होने आ गया है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका फिस्कल पॉलिसी का अगर बात करें, इन्फ्लेशन के टाइम पे फिस्कल पॉलिसी के अंदर में टैक्सेशन को बढ़ा दिया जाएगा ताकि पब्लिक के हाथ से एक्सेस पैसा को खींचा जा सके एंड उनका स्पेंडिंग को कंट्रोल किया जा सके। डिफ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा ताकि पब्लिक कैन स्पेंड मोर एंड एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जा सके।
इन्फ्लेशन के टाइम पे इट इज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, सरकार अपना एक्सपेंडिचर को कम कर दे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो ये जी अगर कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी टैकल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, बट डिफ्लेशन के टाइम पे इट इज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज, ताकि एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जा सके। एंड पब्लिक डेट के केस में क्या होगा, जो डेट्स होगा गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे डेट्स बढ़ा देगा, मतलब पब्लिक से लोन ज्यादा ले लेगा ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा ना बचे, पब्लिक को ज्यादा बॉन्ड्स बेचेगा एंड उसके अगेंस्ट पैसा टान लेगा उनके हाथ से, ताकि पब्लिक में नॉट बी इन अ पोजिशन टू स्पेंड देयर इनकम। बट डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपना डेट लेना कम कर देगा, ताकि पब्लिक का पैसा पब्लिक के हाथ में बचे एंड दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर एंड एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट किया जा सके। एट द सेम टाइम प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जिसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग को इन्फ्लेशन के टाइम पे कम कर दिया जाएगा, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी को कम कर दिया जाएगा, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। हाउएवर डेफिसिट फाइनेंसिंग को डिफ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया जा सकता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी किया जा सकता है ताकि ओवरऑल मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके, एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए। इज दैट क्लियर? सबको आ गया यहां तक समझ में? तो ये थे आपके मेजर्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल, टू रेक्टिफाई इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आई होप आई वाज क्लियर in my explanation. I'm here for 1 or 2 minutes. If you want to ask something, you can, and then post that I will just finish off this slide. Money and banking we'll do it tomorrow. ठीक है, एक दिन के लिए काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गया। Anything that you want to ask, please ask. थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप मेरे रोल मॉडल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। Any question that is to be asked, please ask, or else I'm just finishing off with this live. I'm done. कल आपका कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नहीं, सीलिंग इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते हो, मतलब अपर लिमिट लगा देना। ठीक है, दैट इज सीलिंग इंक्रीज करने का मतलब हुआ। एंड सीलिंग को नीचे लेके आने का मतलब हुआ कि आप अपर लिमिट को कम कर दे रहे हो ताकि वो लोग ज्यादा लोन दे सके। ठीक है, या यू हैव टू मेक द टोटल प्रॉफिट कर्व फॉर टीआर एंड टीसी अप्रोच। आई थिंक मैं टीआर टीसी अप्रोच में टोटल प्रॉफिट कर्व बनाना भूल गया था गलती से, हड़बड़ी में। बट आप मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बनाया है। ठीक है, इट्स इजी कि टीआर टीसी अगर टोटल रेवेन्यू इज लेस दैन टोटल कॉस्ट, जहां लॉस हो रहा है, तो वहां पे प्रॉफिट का कर्व नेगेटिव से शुरू होकर ब्रेक इवन पे 0 पे आएगा, देन एस्केलेट करते हुए पीक करेगा जहां पे वर्टिकल डिफरेंस हाई है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा, वापस से ब्रेक इवन पे 0 होगा एंड देन फिर से नेगेटिव हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो, I'll take your leave. Bye bye. Thank you so much. Good night. Have a great night. Have a tight sleep. Tomorrow I'll see you for मनी एंड बैंकिंग। एट द सेम टाइम बीओपी भी कल सुबह ही, मतलब दोपहर को ही कोशिश करने का कंप्लीट करेंगे 3 बजे वाले लाइव में। ठीक है, बाय बाय। उसके बाद इवनिंग में वील कम बैक विद फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजट, एंड देन परसों के लाइव में नेशनल इनकम करके वी आर गुड टू गो। इवनिंग से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ टाइट स्लीप, बाय।